myself, Sachin Kumar Mandilwar, Assistant Professor, PG Department of History, मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया, बिहार। आज हम लोग बात करेंगे द रियल ज्वेल ऑफ मॉडर्न इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने सर्वाधिक 17 वर्ष तक इस दायित्व को निभाया था। जब हम उनके जीवन काल की चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का जीवन 3 चरणों में रहा। प्रथम चरण उनका आरंभिक जीवन, उनकी शिक्षा दीक्षा। दूसरा चरण भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान, और तीसरा चरण एक प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किया गया उल्लेखनीय कार्य। जब हम भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात करते हैं, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू की भूमिका एक वास्तुकार की हम मानते हैं। इनके जीवन काल के आरंभिक दिनों की जब हम बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि उनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो उस समय के एक जाने माने बैरिस्टर थे। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। इनके पूर्वजों के बारे में ऐतिहासिक स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है कि जवाहरलाल नेहरू के पूर्वज मुगलों के राज दरबार में अच्छे ओहदे पर कार्य करते थे। बाद में इनका परिवार दिल्ली में आकर बसा, जहां पर सन 1857 की क्रांति के दरमियान इनका परिवार भी प्रभावित हुआ और यह परिवार दिल्ली से आकर आगरा में बस गया। जवाहरलाल के दादा का नाम गंगाधर नेहरू था। कहा जाता है कि जब मोतीलाल नेहरू मात्र 3 वर्ष के थे, उस समय इनके पिता स्वर्ग सिधार गए थे। इसलिए परिवारजनों ने उनका पालन पोषण किया, अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, और बाद में वे बैरिस्टर के रूप में कानपुर और फिर इलाहाबाद में आए, काफी लोकप्रिय हुए, और इलाहाबाद के रिहायशी क्षेत्र में उन्होंने एक विशाल भवन बनवाया, जिसको आज हम आनंद भवन के नाम से जानते हैं। इसी आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू का बचपन बीता। अन्य उच्च वर्गीय लोगों की तरह इनके शिक्षा दीक्षा आरंभ में घर पर ही हुई, और पिता अपने कार्य में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे, इसलिए इनका अधिकांश समय इनकी मां स्वरूप रानी नेहरू के साथ बीता करता था। सन 1905 में इन्हें अच्छे एजुकेशन के उद्देश्य से उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड में रहते हुए इन्होंने हैरो स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, जो कि वहां का जाना माना स्कूल था, और वहां के कई छात्र इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। हैरो स्कूल के बाद ट्रिनिटी कॉलेज और फिर कैम्ब्रिज में इन्होंने अध्ययन किया। बैरिस्टर की डिग्री को उन्होंने प्राप्त किया, और इस अवधि में जवाहरलाल फेबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। 1912 में भारत आने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद से एक बैरिस्टर के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की। इनको पहली फीस 500 रुपए मिली थी, जबकि मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे पहली फीस 5 रुपए मिली थी और तुम्हें पहली फीस 500 रुपए मिली है, यानी मेरा बेटा मुझसे 100 कदम आगे चल रहा है। कालांतर में ऐसा हम देखते भी हैं कि इस बेटे ने अपने पिता से भी ज्यादा नाम किया। जब नेहरू कैम्ब्रिज के विद्यार्थी थे, उस समय इनके पिता ने एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया था कि बेटे, तुम इस बात पर गर्व मत करना कि तुम कैम्ब्रिज के विद्यार्थी हो, बल्कि ऐसा कार्य करो कि कैम्ब्रिज भविष्य में गर्व करे कि तुम वहां के विद्यार्थी रहे। वास्तव में जो इस पत्र में बातें कही गई थी, वो भविष्य में सत्य भी हुई। भारत आने के बाद बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने पहली बार बांकीपुर, जिसे आज हम पटना कहते हैं, वहां के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने शिरकत किया, भाग लिया,
और 1915 में उन्होंने अखबारों पर प्रतिबंध के लगाए जाने के विरुद्ध एक जोशीला भाषण दिया था। इसके बाद तो ऐसे अनेक अवसर आए कि जवाहरलाल नेहरू ने अनेक स्थानों पर भाषण दिए और जनता को इनका भाषण मंत्रमुग्ध कर दिया करता था। 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रमुख अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, और इसमें कांग्रेस के नरम और गरम दल एक हो गए थे, उसी अधिवेशन में इनकी पहली मुलाकात महात्मा गांधी के साथ हुई थी। 1916 में ही बसंत पंचमी के दिन इनका विवाह कमला कौल के साथ हुआ था। 1917 में वे होम रूल लीग से जुड़े, उसके बैनर तले इन्होंने कार्य किया और 1917 में ही उनको 19 नवंबर को एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कालांतर में इसी बालिका को हम इंदिरा के नाम से जाने, जिन्होंने वानर सेना भी बनाया था सहयोग आंदोलन के दौरान, और बाद में वे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही। 1918 में रोलर सत्याग्रह जो हुआ था उसमें नेहरू ने भी हिस्सा लिया और 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया। 1921 में इनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन 1922 में वे उससे रिहा कर दिए गए। 1923 में वे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने थे। 1924 से 1926 के बीच वे इलाहाबाद नगर निगम के प्रेसिडेंट भी रहे थे। 1926 में अपनी पत्नी कमला नेहरू के इलाज के निमित्त इनको स्विट्जरलैंड भी जाना पड़ा था। 1927 में उन्होंने ब्रुसेल्स सम्मेलन में हिस्सा लिया था। साम्राज्यवाद के विरुद्ध इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1928 में जब भारत में साइमन कमीशन आया, जगह जगह पर उसका विरोध हो रहा था, उस समय नेहरू जी ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। 1929 में दिसंबर माह में लाहौर का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य का प्रस्ताव पास किया गया था। यह डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम सब स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। 1930 में जब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया, उस समय जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में घूमे और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक नई गति प्रदान करने का कार्य किया था। 1931 में इनके पिता मोतीलाल नेहरू का देहांत हो गया था। 1928 की नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी और कांग्रेस में वे काफी सक्रिय भी रहे थे। बल्कि 1922 में हम देखते हैं कि कांग्रेस से हटकर चित्तरंजन दास के साथ मिलकर उन्होंने स्वराज्य दल का भी गठन किया था, लेकिन बाद में फिर स्वराज्य दल कांग्रेस में शामिल होकर कार्य करने लगी थी। एक तरफ पिता की मृत्यु का दुख, दूसरी ओर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। 1934 में जब बिहार में एक बड़ा अर्थक्वेक आया, उस समय नेहरू जी के नेतृत्व में सेवा के कार्य बड़े पैमाने पर हुए थे और इस अवधि में उन्होंने जेल में रहते हुए पिता के पत्र पुत्री के नाम इन्होंने लिखा, जो बाद में विश्व इतिहास की झलक के नाम से प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में उन्होंने विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्यों पर, मुद्दों पर अपनी बातें अपनी पुत्री को लिखी, जिसका बाद में प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक की तुलना होम्स के विश्व इतिहास की रूपरेखा से भी की जाती है। 1935 में अल्मोड़ा जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, मेरी कहानी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों का बड़ा ही खूबसूरत चित्रण किया था। 1935 में जब भारत शासन अधिनियम लागू हुआ तो उसकी तुलना नेहरू जी ने एक ऐसे इंजन से की थी जिसमें कि केवल ब्रेक ही ब्रेक है। दास्ता का एक नया चार्टर भी उसे उन्होंने निरूपित किया था, लेकिन बाद में जब 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए, उस समय नेहरू जी उस चुनाव में अथक परिश्रम किए थे, गांव-गांव में घूमे थे और अनेक स्थानों पर उन्होंने अपना
भाषण, अपना वक्तव्य जनता के सामने प्रस्तुत किया था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई और 1940 में जब महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया, उसमें पहला सत्याग्रही उन्होंने विनोबा भावे को चुना, तो दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। 1941 में महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि उम्र के लिहाज से महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू से 20 साल बड़े थे, लेकिन वे नेहरू पर बहुत विश्वास करते थे, इसी वजह से उन्होंने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया गया, उस समय 9 अगस्त को अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार होने वाले में जवाहरलाल नेहरू भी थे। उन्हें अहमदनगर फोर्ट में रखा गया था। वहां पर रहते हुए उन्होंने 1942 से 1945 के दरमियान 9 अगस्त 1942 को अरेस्ट हुए थे, 15 जून 1945 को वहां से रिहा हुए थे, जब बेवेल ने शिमला में वार्ता के लिए भारतीय नेताओं को रिहा कराया था। इस अवधि में उन्होंने 5 माह के वक्त में एक पुस्तक लिखी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। इस पुस्तक को संदर्भित करते हुए दूरदर्शन में एक धारावाहिक भी श्याम बेनेगल के निर्देशन में शुरू हुआ था, जिसका प्रसारण 1988 में हुआ था। इसमें भारतीय इतिहास के विविध पहलुओं पर उन्होंने अपने व्यू को दर्शाने का प्रयास किया था। इन पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि नेहरू जी एक अच्छे लेखक और चिंतक भी थे, जो जेल के समय का सृजनात्मक उपयोग करना बखूबी जानते थे, और उन्होंने उस अवधि में अध्ययन किया और उस अध्ययन के बाद उन्होंने उस पुस्तक का लेखन किया था। 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उस समय 2 सितंबर को उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी, उस समय कांग्रेस में 3 नाम उभर कर सामने आए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू, जिसमें नेहरू का क्रम तीसरा था, लेकिन महात्मा गांधी का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण उनको प्रधानमंत्री चुना गया था। बाद में जो राजनीतिक परिदृश्य हम देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत में आया, माउंटबेटन योजना आई, और अंततः भारत का विभाजन हुआ, एक पाकिस्तान बना, दूसरा भारत बना, और उसमें भारत के प्रधानमंत्री का पद जवाहरलाल नेहरू को मिला, जिसमें उन्होंने 14 अगस्त की रात्रि 12 बजे संविधान सभा के समक्ष एक प्रसिद्ध व्याख्यान दिया था, जिसे हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने भविष्य की कल्पना की थी और कहा था कि वह भविष्य हमारे लिए सुख और आराम का काल नहीं है, बल्कि हमें अथक प्रयत्न करना होगा, और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे उसे हमें प्राप्त करना होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की आकांक्षा थी कि प्रत्येक आंख से आंसू पोंछे जाएं, और जब तक यह कार्य समाप्त नहीं होता तब तक हमें बैठना नहीं है। और बहुत सारी बातें उन्होंने इस व्याख्यान के माध्यम से की थी। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वाधीन हुआ। बहुत सारी चुनौतियां उस नए भारत में, उस स्वतंत्र भारत में थी। उन चुनौतियों का साहस के साथ, धैर्य के साथ सामना जवाहरलाल नेहरू ने किया। कालांतर में 30 जनवरी सन 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या हो गई, तब नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। सारी रात महात्मा गांधी के पार्थिव शरीर के पास वे बैठे रहे थे। बहुत निराश हुए, बहुत दुखी हुए, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। तत्पश्चात 1952 में, फिर 1957 में और फिर 1962 में आम चुनाव हुए। इन चुनावों में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस को अभूतपूर्व विजय मिली, और इसी का परिणाम है कि वे 17 साल तक निष्कंटक रूप से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में
कार्य करते रहे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने एशियाई गेम्स की शुरुआत कराई, उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग के समय में 1956 में जब पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा था, उस समय नेहरू जी ने एक शेर भी कहा था कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। इससे उनके विनोद प्रिय स्वभाव के बारे में हमें पता चलता है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग का गठन, जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत, यूजीसी का गठन, जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए, सीएसआईआर का गठन, कई स्थानों पर स्टील प्लांट की स्थापना जैसे उल्लेखनीय कार्य नेहरू जी के द्वारा किए गए। इस अवधि में चीन के साथ पंचशील समझौता भी उन्होंने किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सूत्रधार के रूप में भी उन्हें जाना जाता है, और उनके समय में जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जा रहे थे और चीन ने जिस प्रकार से विश्वासघात करके 1962 का युद्ध किया, उससे नेहरू जी काफी निराश हुए, बहुत ज्यादा शॉक्ड हुए थे, और यही सदमा ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें लगा, जिसके कारण 1964 में उनका देहांत भी हो गया। अपनी मृत्यु से 5 दिन पहले 22 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पूछा था कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उन्होंने कहा था अभी तो मैं कार्य कर ही रहा हूं, लेकिन 5 दिन बाद 27 मई की मध्याह्न उनका देहांत हो गया। उनके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि वे स्फटिक मणि की भांति पवित्र है, उनकी सत्यशीलता संदेह से परे है, उनके हाथों में राष्ट्र सुरक्षित है, और मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद वे मेरी भाषा बोलेंगे। महात्मा गांधी के अहिंसा के वे प्रबल समर्थक रहे। जब कोरिया को लेकर युद्ध हो रहा था या सुएज नहर का विवाद हो रहा था, उस समय उन्होंने दुनिया को एक नवीन संदेश भी दिया था। कहा जाता है कि जब जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ, उस समय उनके स्टडी टेबल पे अमेरिका के प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता रखी हुई थी, लिखी हुई थी, जिसमें हम विशेष रूप से देखते हैं, द वुड्स ऑफ डबली डार्क एंड डीप, बट आई हैव सम प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। वन सघन और लुभावने हैं, परंतु मुझे अपने वादे निभाने हैं, और चिर विश्राम के पूर्व मुझे मीलों चलना है, मुझे मीलों चलना है। इस तरह हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद एक प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य, भारत की आधारशिला को मजबूती के साथ स्थापित करने का कार्य जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वास्तव में वे भारत के रियल ज्वेल ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में अगर हम उनको जाने तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।